नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आदित्य वशिष्ठ आज अपने चैनल द काऊ बॉय के ऊपर एक और नया महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं भाड़वा दरबार में श्री प्रताप सिंह राघवेंद्र सिंह जडेजा जी के पास हूं। और जैसे कि ये सारे जो भी गिर ब्रीडर्स हैं या गिर गाय को प्यार करने वाले लोग हैं, इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। मुझे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो इनकी जर्नी है और इन्होंने किस तरीके से गाय के ऊपर काम किया और आम पशुपालकों के लिए इनके क्या संदेश हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, हम चर्चा को शुरू करते हैं। सर नमस्कार बापू, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बापू, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपका स्टार्ट पॉइंट था और जो आज तक की जर्नी है वो गायों से रिलेटेड कैसी रही। एक्चुअली सर्व दर्शकों को भी मेरा ओर से नमस्कार जी। और एक्चुअली आप देखें तो मेरे फादर मेरे ग्रैंडफादर उस समय से हम लोग ये कैटल रखते थे, हमारे पास तो थे ही। लेकिन जब मेरे फादर का कांटेक्ट कृष्ण कुमार सिंह जी साहब बापू से हुआ महाराजा जी के साथ, उसके पास से उसको भी कुछ और नॉलेज मिला ब्रीडिंग के बारे में। फिर उसी से फिर हमारी स्टार्ट और आगे बढ़ी ये ब्रीडिंग की फॉर्मूला। जी बापू, एक ना क्वेश्चन हमेशा मन में आता है कि अगर मैं ऑल ओवर इंडिया को उठाऊं तो सिर्फ 5 या 10 लोग ऐसे दिमाग में आते हैं जिन्होंने गाय को बचाने के लिए या गाय का नस्ल सुधार करने के लिए अपने काम शुरू किए। वरना जैसी श्वेत क्रांति आई थी, सब लोगों ने अपनी प्योर ब्रीड को मिक्स करना शुरू कर दिया, जो उनके पास था उसको खोना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को ऐसी क्या मन में विचार आए थे या क्या ऐसी प्रेरणा थी कि नहीं, मैं अपनी गाय को ऐसे ही प्योर रखूँगा और इसको और संवर्धन करूँगा और इम्प्रूव करूँगा। वैसे देखा जाए तो प्योरिटी तो हमेशा तभी सिलेक्ट होती है जब आप प्योरिटी यूज़ करते हैं। अगर दूसरा कुछ उसमें आप डालेंगे तो फिर वो क्रॉस हो जाती है जी। और जो श्वेत क्रांति के टाइम पे जो क्रॉस ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली वो एनबी मीन्स नॉन ब्रीड जो एनिमल्स थे उसमें ही यूज़ करने का था। और जो प्रोडक्ट नहीं देते हैं वो एनिमल में से कुछ प्रोडक्शन लेने की वजह से ही वो स्टार्ट हुआ था। लेकिन जिसके पास अच्छे एनिमल थे उसमें भी वो कॉन्सेप्ट उन लोगों ने डाला और उसकी वजह से जो सही नस्ल थी वो भी अपनी जो थी वो भी डिक्रीज हो गई। तो इसलिए हमने तो सोचा था कि जो प्योरिटी जीन है उसकी तो वैल्यू रहेगी और जैसे हम हो सके वही ऐसे ही रखने के फेवर में थे। और इसलिए हमने वो क्रॉस ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया था और उसकी वजह से आज हमारे पास 100% प्योर ब्रीड है। हाँ, तो मतलब आपको दूध का 1% भी लालच नहीं हुआ, जो आपके पास ब्लड था आपने उसी को प्योर रखने की सोची। जिनके लिए ही हमने वो कॉन्सेप्ट किया था और आज इसी की वजह से कुछ ब्रीडर है जो हमारे जो कॉन्सेप्ट था वही जो एडप्ट किया और उसकी वजह से आज हम उसमें से फिर नए कुछ कर सकते हैं जी। मतलब ये बहुत ही दूरदर्शी सोच थी। आज अगर मैं देखता हूँ तो पंजाब में साहिवाल को नहीं पाता हूँ या किसी और स्टेट में उनकी लोकल जो बेसिक ब्रीड्स थी उनको नहीं पाता हूँ। कुछ लोग लगे हुए हैं, सब आप लोगों को देख के इंस्पायर हुए और अपनी लोकल ब्रीड्स को बचाने में अब काम कर रहे हैं, पर शायद अभी काफ़ी देर हो चुकी है और अब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और ये प्योरिटी मेंटेन करने में भी आपको भी बहुत दिक्कतें होती है क्योंकि आप दूसरे लोग जैसे अपनाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ मिल्क की वजह से सब लोग पीछे पड़े। लेकिन जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर्स है कोई भी ब्रीड का वो तो ऐसे मेंटेन होना चाहिए, तभी वो आपको वायबल पड़ेगा पूरा। और जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करने में लिए भी बहुत दिक्कतें होती है और आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए कौन से पशु को कौन से के साथ ब्रीड करके तभी आप उसको अपग्रेड करके पूरा कर सकते हैं। बापू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत की, बहुत सालों से आप लोगों ने अपनी ब्रीड को संभाल के रखा, तो इतना लंबा समय ब्रीड को मेंटेन रखना, उसके कैरेक्टर्स को, उसके मिल्क को, तो उस चीज़ के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने किस तरीके से इस काम को किया और उसमें आपका जो ब्रीडिंग वो था, मेथड था, वो क्या था?
एक्चुअली मेरे फादर वो बहुत स्ट्रिक्ट है ब्रीडिंग के मामले में जी। वो कुछ भी लैप्स नहीं होने देते और उसको जो एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट मेरे को तो पूरा रेडीमेड ही मिल रहा है। मैं तो लकी हूँ कि मेरे पास ऐसे गुरु है और फादर है। तो वो जो करते हैं वो पूरा ब्लड काउंटिंग भी करते, कैरेक्टर्स भी देखते और रिकॉर्ड्स भी देखते कैसे है और किन से काऊ में से बुल रखना चाहिए और वो जो उसकी प्रोजनी आएगी वो सबको भी हेल्पफुल हो सके, ऐसे हम कैरेक्टर पूरा फिक्स करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारा कैटल कंपेरेटिवली दूसरे के एनिमल से साइज वाइज में आपको कॉम्पैक्ट दिखेगा, यूज साइज नहीं होगा, लेकिन जो वायबल होता है वही उसका बेनिफिट है। वो मेरे फादर वही सोचते हैं कि कॉम्पैक्ट होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, लुक वाइज भी जो जीन्स है वो पूरा उसके अंदर फिक्स होना चाहिए और वो उसका बेनिफिट सब लोगों को भी मिल सके। तो किसान भाइयों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बापू ने अभी बोला कि उनके फादर साहब के कारण वो अपने आप को लकी फील करते हैं, तो लकी आप भी हैं क्योंकि आप लोगों को भी रेडीमेड प्रोडक्ट, अच्छे सीमन, अच्छे बुल्स, अच्छी तैयार गायें आज मार्केट में अवेलेबल मिल रही हैं। आपको उन लोगों की तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों को उनका हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए और इन ब्रीडर में से गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। तो बापू, जो ब्रीडिंग आपका मेथड था वो आपने ज़्यादा इन ब्रीडिंग को प्रेफर किया, लाइन को किया, या अदर ब्लड्स को इंट्रोड्यूस करते रहे समय समय पे? वैसे ब्रीडिंग तो बहुत है, क्रॉस ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग है, लाइन ब्रीडिंग, लेकिन जो लाइन ब्रीडिंग है वो सबसे सेफेस्ट ब्रीडिंग वो है, क्योंकि जो आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि वो सिमिलर सब में होना चाहिए, वही अगर आप यूज करेंगे तभी वो कलेक्ट होता है। तो हमारी ओर से तो पूरा लाइन ब्रीडिंग है, वो कॉन्सेप्ट सबसे बेहतर है। तो आप प्लीज़ थोड़ा लाइन ब्रीडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि पशुपालक भाइयों को थोड़ा सा इसके बारे में समझ आए चीज़ें कि लाइन ब्रीडिंग क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 काउस है जी, वो एक बुल है, वो बुल आपने सब में यूज किया, ठीक है, बराबर। तो जो उसकी 10 प्रोजनी आई वो उसमें से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो 50% मदर का ब्लड आया, 50% फादर का ब्लड आया। सो 10 काउज 1 बुल में से जो 10 प्रोजेनी आई उसमें 50% ओवरऑल आप देखा जाए तो बुल का ब्लड आया और जो काउ के अंदर आया वो इंडिविजुअल आया, लेकिन जो बुल का जो ब्लड है वो कॉमन सब बच्चों में आया जी, बराबर। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बुल इज द हाफ वर्ड, जो वो जो प्रोवर्ब है, जो बुल इज द हाफ वर्ड, क्योंकि वो कॉमन हुआ सब में। तो जो प्रोजेनी आई 50% इंडिविजुअल काउ का और 50% बुल, जो बुल का, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो आप यूज करेंगे उसमें फिर वो जो कॉमन है वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी वो ब्लड कलेक्ट होता है। जो उसकी प्रोजेनी आई है उसमें जो बुल आप यूज करेंगे वो कुछ ना कुछ रिजेंबल होना चाहिए, तभी वो ब्लड कलेक्ट होता है। मतलब बुल का कुछ अंश नेक्स्ट उन बच्चों में भी जरूर आप लोग इंट्रोड्यूस करते रहे। ठीक है। जो एक बार अगर आपने 10 काउज में से एक में से आपने बुल यूज किया तो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेम काउ में से बुल नहीं रखने का, क्योंकि फिर वो क्लोज ब्लीडिंग और इन ब्रीडिंग हो जाता है। तो इसलिए जो बुल आप यूज करते हैं वो उसकी मदर या रियल सिस्टर में वो यूज नहीं करने का, बाकी दूसरे में आप यूज कर सकते हैं, तभी वो जिन एकदम कलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इसका बापू बेनिफिट क्या मिला इसमें? आपको दूध मेंटेन मिला, कैरेक्टर मेंटेन मिले, या स्ट्रक्चर, या क्या चीज मेंटेन मिली? क्योंकि वो ब्लड जो है वो कॉमन सब प्रोजेनी में आने लगा, तो फिर जो आपका हर्ड है वो पूरा इवनली सिमेट्रिकल दिखने लगता है। जी, क्योंकि बाहर का आपकी एक पहचान जो थी वो मेंटेन कर लिया आपने। बस वही सही है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर वो सब में आ गया, कॉमन हो गया, तो सबके अंदर जो ब्लड होना चाहिए वो कैरेक्टर वो सबके अंदर सिमेट्रिकल हो जाता है। तो उसकी वजह से जो आपका पूरा हर्ड है वो सिमेट्रिकल हो गया, वो डिफर नहीं हो गया, कुछ एनिमल उसमें से अलग अलग नहीं हो गया। जी जी। तो बापू, जो अगर किसान अपने भाई हैं जो, ये कई बार क्या करते हैं, बड़े ब्रीडर से इम्प्रेस होके, बड़े ब्रीडर्स की शायद मजबूरी रही होगी या कुछ मतलब उनके अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे, पर उन्होंने इनब्रीडिंग की, तो हमारे जो छोटे किसान भाई हैं जो 2, 4, 5 गाय वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग को प्रेफर करते हैं। उनको वैसे बहुत लोगों को इनब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं पता, पर फिर भी वो भाई बहन माँ बाप को अंदर ही अंदर क्रॉस करवा देते हैं। क्या ये चीज़ होनी चाहिए?
एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो उसमें भी क्या होता है, कभी कभी इन ब्रीडिंग में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजनी भी आ सकती है। अगर वो दोनों ओर में से अगर पॉजिटिव जीन्स उसमें फिक्स हो जाता है बहुत, और कभी कभी उसमें ड्रॉबैक कैरेक्टर भी फिक्स हो जाते हैं, तो फिर उसकी प्रोजनी में कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक कैरेक्टर आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो बापू एक और चीज़ मैंने देखी, ये हमारे मिराज भाई हैं, उनका भी मेरे से हमेशा एक डिस्कशन रहा इस बात के ऊपर कि हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं गायें देखने के लिए या ब्रीडर से बात करने के लिए, तो हमेशा हमें क्या, या हम खुद भी जब अपने लिए एक बुल सेलेक्ट करते हैं तो हमारी प्रेफरेंस हमेशा होती है कि बुल डोमिनेट हो, बुल डोमिनेटिंग बुल सेलेक्ट करना है जो कैरेक्टर्स को चेंज कर दे। पर क्या इक्वली वहाँ पे तो काऊ भी उतना काम करती होगी, हम डोमिनेटिंग काऊ की तरफ क्यों नहीं जाते कभी? नहीं, कोई भी ऐसे तो नहीं कह सकते कि कौन डोमिनेट है, काव है या बुल है, जब तक आपको उसकी प्रोजनी के बारे में मालूम नहीं है। अगर प्रूवन बुल है तो पहले, अगर आप बड़े बुल लेना चाहते हैं तो पहले आप उसका प्रोजनी देख लो। कभी कभी खुद अच्छा दिखता है लेकिन उसकी प्रोजनी कैसी है, कभी कभी बुल के अंदर वो लुक वाइज कैरेक्टर अगर जीन कम है, आ गया है, तो वो लुक वाइज वो खुद नहीं देखेगा, लेकिन आप उसके प्रोजनी देखे तो वो A1 भी आ सकती है। बिल्कुल। तो कभी कभी जो अगर आपको बड़े बुल लेने हैं तो आप उसके प्रोजनी देखो, बाकी छोटे बुल में तो कुछ कोई कह ही नहीं सकते जब तक उसकी प्रोजनी नहीं आई है, और वो सब पेडिग्री के पर भी डिपेंड होता है। और अगर એકચ્યુઅલી બાપુ એનો પૂછવાનો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે બુલ ડોમિનન્સીને વધારે સિલેક્ટ કરી હતી, આપણે કાઉ ડોમિનન્સી શું કામ સિલેક્ટ નથી કરતા? क्योंकि કોઈને ખબર જ નથી। એટલે મતલબ કે બુલ ડોમિનન્સી બધા અત્યારે બુલ ડોમિનન્ટ જ ચાલે છે, તો કાઉ ડોમિનન્સી હોવી પણ આજે 50% એનોય ભાગ છે, તો પણ બુલ ડોમિનેન્ટ ને કાઉ ડોમિનેન્ટ માં ફેર શું પડે? બુલ હોય ને, બુલ ડોમિનેન્ટ હોય ને તો એ બધે પ્રોજની ઉપર થાય, કાવ હોય તો એને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પ્રોજની ઉપર જવાનું। એક્ઝેક્ટલી, એટલે એ હિન્દીમાં આપણે हिंदी में बता दीजिए। जो आप बोल रहे हैं कि बुल डोमिनेंट और काउ डोमिनेंट, मेरे हिसाब से वो जो बोल रहे हैं कि ये डोमिनेंट होना चाहिए, एक बट नोबडी नोज एक्चुअली विच इज डोमिनेंट अनलेस यू नो द फुल पेडिग्री एंड अंटिल यू गेट द प्रोजेनी ऑफ बोथ द साइड्स। और जो बुल डोमिनेंट जो लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि बुल डोमिनेंट है मीन्स वो बुल आप कई गांव में यूज करने वाले हैं जी, बराबर, तो उसमें से आपको वेरिएशन मिलता है अलग अलग काऊ में से भी। और जो काऊ डोमिनेट है तो फिर वो काऊ तो एक सिंगल प्रोजनी देने वाले, उसमें से आपको तो एक ही बच्चा मिलने वाला है। जी जी। लेकिन वो कोई कह नहीं सकते कि कौन डोमिनेंट है जब तक आपने उसके प्रोजनी देखी नहीं है। मतलब अगर आप डिफरेंट बुल्स यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि कभी काऊ डोमिनेंट रहे तो कभी बुल डोमिनेंट रहता है। जी जी, ठीक है। तो बापू जो आपकी गाय हैं उनमें आपको क्या स्पेशलिटी आपने मेंटेन की कि ये मेरी गाय के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए? देखो, जैसे ब्रीड वाइज आप देखा जाए तो जो गिर है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो उसकी ब्यूटी है वो उसके हिसाब से तो पूरा फेमस हो गई है अभी गिर। जी, तो जो कैरेक्टर है, बाकी मिल्क तो है वो अपने जीन पर डिपेंड होता है जी। बाकी स्ट्रक्चर वाइज साइज वाइज भी वो वेरे होता है वो मेंटेनेंस के हिसाब से, लेकिन जो वायबल होनी चाहिए, और उसको मैं तो ऐसा समझता हूँ 6-7 लीटर सफिशिएंट मिल्क रहता है। 6-7 लीटर पर टाइम वो अच्छा ही मिल्क है जी, बिल्कुल, बहुत वैसे अच्छा मिल्क है, हाँ। क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन में जो वो देती है तो वो अच्छा ही मिल्क है। बाकी तो जितना आप उसके अंदर खुद में जीन ज्यादा है, मिल्क जीन, तो आप उसको फिट करेंगे वो उसको मिल्क में कन्वर्ट करती है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जैसे ही आप उसको जितना भी खिलाओ फीडिंग करेंगे वो मिल्क में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एनिमल का जीन ऐसा होता है वो फैट में कन्वर्ट कर देते, तो वो स्ट्रक्चर वाइज साइज वाइज बड़े हो जाते हैं, लेकिन मिल्क उसमें निकलेगा वो ऐसा है नहीं। अगर उसके अंदर जीन है तो वो कन्वर्ट करके मिल्क में देगी। बापू आप जो मिल्क की हम बात कर रहे हैं उसमें जो पीक मिल्क को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या लॉन्ग लैक्टेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? मैं तो लॉन्ग लैक्टेशन जी। अगर कहीं में ऐसे वो ज़्यादा मिल्क देती है लेकिन उसका ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाता है। जी जी, बराबर है जी। तो उससे अच्छा है क्योंकि उसको भी स्ट्रेस ना पड़े, जो लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है उसका भी वो हेल्थ के लिए भी वो अच्छा रहता है।
एक्चुअली मार्केट में आजकल क्या देखा जाता है कि हम जब भी गाय खरीदने निकलते हैं तो हम जिस भी सेलर से गाय खरीद रहे हैं हम उससे क्या पूछते हैं कि आपकी गाय कितना दूध देती है, कितना मिल्क देता है, कितना किलो जा रहा है आपकी गाय का, तो वो बोलता है 18 किलो जा रहा है। लेकिन वो अभी 5 मंथ्स में फिर वो हाँ, tame हो जाती है। हाँ, अभी मतलब प्रेगनेंसी के जस्ट बाद अगर वो 22 किलो वाली भी लात मार जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि हम फायदे में रहने वाले हैं। जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है वही ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, और वो भी जब आप काविंग करके तभी आपको मालूम पड़ेगा जी, तब तक तो कोई मालूम ही नहीं पड़ता। तो मतलब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि लॉन्ग लैक्टेशन वाली गाय खरीदें, और उसका एक और एक दूसरी बात है, हर ईयर आपको ईच काउ में से एक प्रोजेनी मिलनी चाहिए, रेगुलर एक प्रोजेनी मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारी मेंटेनेंस और हमारे खान पीन पे डिपेंड करता है ना, और वो जेनेटिकली भी है। जी जी, कहीं कहीं वो है, वो 1.5 ईयर तक भी काविंग करने देती है, लेकिन उसका मिल्क आप देखेंगे तो फिर वो ज़्यादा निकलेगा, लेकिन पर ईयर जो आपको एक प्रोजेनी मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मिल्क है उसमें से आपका मेंटेनेंस निकलता है, जो प्रोजेनी है वही आपका प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एसेट्स तैयार कर रहे हैं हम अपने पास। तो बापू, जब हम मार्केट में कभी भी एक गाय खरीदने निकलते हैं तो एक मिल्क, जिस एनिमल में मिल्क है उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ों को देख के जज कर लेना चाहिए?